नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मोर दानव का अंत। मोर दानव का अंत। कहानी शशि भूषण शल्भ। चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर। संपादक मनीष चंद्र गुप्त। अंबिकापुर के राजा अंबिका दत्त का बेटा राजकुमार अभिजीत एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकला। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अभिजीत निराश होकर वापस लौट रहा था कि तभी ओह, शिकार स्वयं शिकार होने आ गया। अभी राजकुमार अभिजीत उस शेर की ओर बढ़ पाता कि तभी उसे एक और शेर झाड़ियों से निकलता दिखाई दिया और फिर देखते ही देखते आसपास की झाड़ियों से 5 शेर बाहर निकल आए। ओह, 5 शेर! शेरों की भयंकर दहाड़ों से अभिजीत बुरी तरह कांप गया। उन शेरों को मारा भी नहीं जा सकता था और उनके बीच से निकलकर भागना भी संभव नहीं था। तभी एक शेर ने उस पर छलांग लगाई। ओह! और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही अभिजीत कमर में बंधा खंजर निकालकर उस शेर पर टूट पड़ा। अभी वह एक शेर से उलझ रहा था कि तभी दूसरे शेर ने छलांग लगाई। अभिजीत के एक बार फिर नीचे गिरते ही दोनों शेर उस पर झपटे। आह, बचाओ! लेकिन अभी कोई शेर अभिजीत को काल का ग्रास बना पाता कि तभी 2 तीर सनसनाते हुए आए और शेरों की गर्दन में घुसते चले गए। अगले क्षण एक तीर दूसरे शेर की गर्दन में आ लगा। फिर जैसे तीरों की वर्षा होने लगी थी। कुछ ही देर में 5 शेर जमीन पर पड़े दम तोड़ रहे थे। राजकुमार अभिजीत उन शेरों को तड़पता देख रहा था कि तभी अपने पास ही किसी आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है राजकुमार? कौन है आप? क्या आपने ही इन शेरों को तीरों से मारा है? मैं तो इस सुंदर वन में घूमने के लिए आई थी। आपको शेरों के बीच घिरा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और क्या आप किसी देश की राजकुमारी हैं? अचानक अभिजीत के प्रश्न से वह नव युवती कुछ घबरा गई। जी, मैं कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि पंचाल नगर की राजकुमारी की दासी चंद्रिका हूँ। ओह, अति सुंदर! तुम कोई भी क्यों न हो चंद्रिका, तुमने हमारी जान बचाई है। तुम्हें हमारे साथ महल में चलना होगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगी। यदि मुझे लौटने में विलंब हो गया तो राजकुमारी जी मुझ पर क्रोध करेंगी। वाह, तब तो बहुत अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी बहुत क्रोध करे और तुम्हें अपने महल से निकाल दे। यदि राजकुमारी ने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? जब वह राजकुमारी तुम्हें अपने महल से निकाल देगी तो हम तुम्हें अपने महल में रख लेंगे, अपनी रानी बनाकर। नहीं, मुझे जाने दो। मैं किसी की रानी नहीं बन सकती, मैं दासी हूँ। लेकिन अब तुम रानी बनोगी। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिताजी कभी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। ओह, छोड़ो भी इन बातों को। आओ मेरे साथ महल में चलो। मैं तुम्हारे पिताजी से विवाह की बातें कर लूंगा। और फिर अभिजीत चंद्रिका के साथ रथ पर सवार होकर नगर की ओर चल दिया। अंबिकापुर के महल में चंद्रिका का बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया। लगता है कोई राजकुमारी है। नवयुवती बहुत सुंदर है। अभी वह दोनों एक कक्ष में पहुंचे ही थे कि राजा अंबिका दत्त और रानी आम्रपाली ने वहां प्रवेश किया। अभिजीत, कौन है यह नवयुवती और तुम्हारे साथ किस लिए आई है? पिताजी, इसने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैंने निर्णय किया है कि इससे ही विवाह करूंगा। सचमुच बहुत सुंदर है। मेरी पुत्र वधू ऐसी ही होनी चाहिए। पिताजी, कल सुबह होते ही मेरे विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। मैं जल्दी ही चंद्रिका से विवाह कर लेना चाहता हूँ। नहीं, चंद्रिका से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। चंद्रिका को इसके घर वापस भेज दो। चंद्रिका से मेरा विवाह क्यों नहीं हो सकता पिताजी? क्योंकि हमने बहुत पहले मधुनगर के राजा अभ्युदय की बेटी मालविका से तुम्हारा विवाह निश्चित कर रखा है। नहीं, मैं मालविका से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह चंद्रिका से होगा और कल ही होगा। अभिजीत, चंद्रिका से तुम्हें विवाह की आज्ञा देकर हम राजा अभ्युदय को नाराज नहीं कर सकते। नहीं, मैं महल छोड़ सकता हूँ, लेकिन चंद्रिका को नहीं छोड़ सकता। इधर अंबिकापुर के महल में विवाह की तैयारियां चल रही थी। उधर नागलोक में नाग राजा विषधर बहुत बेचैन हो रहे थे। नागराजा, चंद्रिका कहाँ चली गई? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह रात होने से पहले महल में न लौटी हो।
यही तो हम भी सोचकर परेशान हो रहे हैं रानी। हमने उसकी खोज में कई नाग सैनिकों को भेजा है, वे अवश्य ही उसे खोज लाएंगे। लेकिन अभी नाग सैनिक लौटकर नाग राजा को कोई सूचना दे पाते कि तभी चंद्रिका की एक सहेली उस कक्ष में प्रविष्ट हुई। कहो अपरा, चंद्रिका का कुछ पता चला? महाराज, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन कुछ दिनों पहले राजकुमारी मुझसे पृथ्वीलोक जाने की बात कह रही थी। राजकुमारी जी कह रही थी कि पृथ्वीलोक बहुत सुंदर है, वहां पर बड़े बड़े सुंदर वन हैं। ओह, फिर तो अवश्य ही चंद्रिका पृथ्वीलोक में ही गई होगी। मुझे स्वयं वहां जाकर चंद्रिका को ढूंढ कर लाना होगा। मैं आज रात को ही वहां जाऊंगा। पृथ्वीलोक में चंद्रिका को ढूंढता हुआ नाग राजा विषधर जब अंबिकापुर के ऊपर से उड़ रहा था, तभी अरे, यह गंध कैसी आ रही है? ऐसी गंध नागों में ही होती है। लगता है इस नगर में कहीं चंद्रिका है। और फिर गंध की सहायता से कुछ ही क्षणों में नाग राजा अंबिकापुर के महल में पहुंच गया। यहाँ मुझे कोई देख सकता है, इसलिए मैं अपने को अदृश्य कर लेता हूँ। अगले क्षण नाग राजा ने अपने को अदृश्य कर लिया। गंध के सहारे चलते हुए नाग राजा ने चंद्रिका के कक्ष का द्वार खटखटाया। अंदर कक्ष में सोती हुई चंद्रिका चौंक पड़ी। इतनी रात गए राजकुमार मेरे कक्ष में क्यों आना चाहता है? नहीं, मैं कभी द्वार नहीं खोलूंगी। अगले क्षण, चंद्रिका, द्वार खोलो बेटी। अरे, यह तो पिताजी की आवाज है। कहीं वे मुझे ढूंढते हुए तो यहाँ नहीं पहुंच गए हैं। तुरंत दौड़कर चंद्रिका ने द्वार खोल दिया। कक्ष में आते ही नाग राजा अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया था। चंद्रिका, पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन राजकुमार ने मुझे बंदी बना लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ बेटी, जल्दी से मेरे साथ चलो। वहां नागलोक में तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। लेकिन पिताजी, वह राजकुमार मुझे नहीं जाने देगा। वह मुझसे विवाह करना चाहता है। यह असंभव है। एक नाग कन्या का किसी मनुष्य से विवाह नहीं हो सकता। जल्दी करो, हम उसके यहाँ आने से पहले चले जाते हैं। और फिर नाग राजा विषधर चंद्रिका के साथ आकाश मार्ग से चल दिया। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक दासी जलपान लिए चंद्रिका के कक्ष में पहुंची। अरे, यह क्या? राजकुमारी का पलंग खाली है, न जाने वह कहाँ चली गई। कुछ देर प्रतीक्षा करके दासी ने लौटना चाहा तो, क्या बात है कालिंदी, चंद्रिका कहाँ है? क्या उसने जलपान कर लिया? राजकुमारी जी यहाँ नहीं है राजकुमार जी, पता नहीं वह कहाँ चली गई। चंद्रिका का कुछ पता नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसे इसी कक्ष में होना चाहिए था। कहीं वह स्वयं तो नहीं चली गई, या फिर पिताजी ने उसे। राजकुमार अभिजीत जल्दी से बाहर निकला और फिर तेजी से चलता हुआ अपने पिता के पास गया। मैं चंद्रिका के विषय में कुछ नहीं जानता। मैंने तो उसे कल शाम से देखा तक नहीं है। फिर वह कहाँ गई? पूरे महल में चंद्रिका को ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राजकुमार निराश होकर रह गया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन राजा अभ्युदय का एक मंत्री उनकी बेटी मालविका के विवाह लगन का संदेश लेकर राजा अंबिका दत्त के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज अभ्युदय ने अपनी बेटी मालविका का लगन भेजा है। यह तो बहुत खुशी की बात है। हम तो कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने लगन का थाल राजा की ओर बढ़ाया, लेकिन अभी राजा अंबिका दत्त उसे अपने हाथों में लेता कि तभी राजकुमार अभिजीत वहां पहुंचा। ठहरिए पिताजी, मंत्री जी, हम इस लगन को स्वीकार नहीं कर सकते। इसे लौटाकर ले जाएं। राजकुमार अभिजीत, यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी मालविका से आपका विवाह बचपन में ही निश्चित हो चुका है, लेकिन अब हम उस विवाह को अस्वीकार करते हैं। हम मालविका से विवाह नहीं करना चाहते। इस लगन को अस्वीकार करके तुम मधुप नगर से शत्रुता मोल ले। लेकिन अभी मंत्री का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि राजकुमार अभिजीत के पांव की ठोकर उस थाल में लगी और थाल दूर जा गिरा। राजकुमार, यह ठोकर तुमने लगन पत्रिका पर नहीं, अपने भाग्य पर मारी है। तुमने हमारा अपमान किया है और हम अपने अपमान का बदला रणभूमि में लेना जानते हैं। तुरंत अंबिकापुर से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे महाराज को मैं तुम्हारा सिर काटकर भेज दूंगा। मंत्री बिना एक शब्द बोले महल से बाहर चला गया। और जब लौटकर मंत्री ने अपने राजा अभ्युदय को अंबिकापुर में हुए अपमान की सारी कहानी सुनाई तो राजकुमार अभिजीत द्वारा लगन पत्रिका का इतना अपमान? नहीं नहीं,
हम अपना इतना अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। हाँ पिताजी, राजकुमार अभिजीत से इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। मैं स्वयं राजकुमार से इस अपमान का बदला लूंगी। पिताजी, सेनापति को आदेश दीजिए कि अंबिकापुर पर आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी जाए। 3 दिन बाद हम उस पर आक्रमण कर देंगे। मैं राजकुमार अभिजीत को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाऊंगी, तभी मेरे बदले की आग शांत होगी। 3 दिन बाद राजा अभ्युदय ने पूरी तैयारी के साथ अंबिकापुर पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया। अंबिकापुर के मुख्य द्वार को तोड़कर सैनिकों ने नगर में प्रवेश किया। भागो, मारो, मारो, रोको, रोको। राजकुमार अभिजीत को देखते ही मालविका अपने रथ को दौड़ाकर उसके पास आई। ओह! मालविका ने अभिजीत को संभलने का अवसर नहीं दिया और उस पर भाले से प्रहार किया। आह! अभिजीत, अपने पिता के अपमान का बदला तुम्हारे प्राण से लूंगी। ओह! बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। पहले मुझे इसके घोड़े को मारना चाहिए। यह सोचते ही मालविका ने अभिजीत के घोड़े पर भाले से प्रहार किया। ओह! भाला लगते ही अभिजीत के घोड़े ने पांव पसार दिए। तभी मालविका ने अंधाधुंध प्रहार शुरू कर दिए। ओह! मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। लेकिन अभी अभिजीत वहां से भाग निकलता कि तभी मालविका ने उसकी ओर भाला उछाल दिया। आह! सैनिकों, बंदी बना लो इसे। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उसे बंदी बनाते, वह एक सैनिक के घोड़े पर सवार हो गया। भागने न पाए। पकड़ो, पकड़ो, मारो। और पलक झपकते ही वह बहुत दूर निकल गया। उधर राजा अंबिकादत्त को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मारो, घेर लो, पकड़ो, और उसे बंदी बना लिया गया। राजा अंबिकादत्त को बंदी बनाया गया तो उसके बचे कुचे सैनिक भाग निकले। भागो, भागो, जान बचाओ, हम हार गए। अंबिकापुर पर राजा अभ्युदय का अधिकार हो गया। महाराज अभ्युदय की जय हो, राजकुमारी मालविका की जय हो। उधर युद्ध स्थल से भागकर अभिजीत घने जंगलों में पहुंचा ही था कि उसका पीछा करते मालविका के सैनिक वहां भी पहुंच गए। उन्हें देखते ही अभिजीत ने फिर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। ओह! सैनिक यहाँ भी आ गए। वह रहा राजकुमार। मालविका के सैनिकों से बचने के लिए अभिजीत तेजी से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था कि तभी खटाक! आह! घोड़े से नीचे गिरते ही अभिजीत फिर तेजी से दौड़ने लगा। पल भर की देरी भी उसे शत्रु सैनिकों के हाथ में पहुंचा सकती थी। अभिजीत से अधिक तेजी से नहीं भागा जा रहा था। सैनिक उसके पास आते जा रहे थे। विशाल झील के पास पहुंचकर अभिजीत पूरी तरह ठिठक कर रुक गया। ओह! अब क्या करूं? अब तो इस झील में कूदकर ही बच सकता हूं। अब कैसे बचेगा? पकड़ो, पकड़ो। अगले ही क्षण छपाक! अरे, वह झील में कूद गया। उसे पकड़ो, कहीं वह तैरकर भाग नहीं जाए। झील में कूदकर अभिजीत तैरकर दूसरी ओर जाने लगा। उसे भागने न दो, उसे मार दो, उस पर भाला फेंको। सैनिकों ने अभिजीत को अपने भालों का निशाना बनाना चाहा, लेकिन वह बार बार डुबकी लगाकर बचता रहा। ओह! वह हमारे हाथ से निकल गया। नहीं, वह तैरकर उस पार नहीं जा सकता। झील बहुत दूर तक फैली है। वह थक कर अवश्य डूब जाएगा। और तभी सैनिकों के देखते ही देखते अभिजीत झील में डूबने लगा। आह! अब नहीं तैरा जाता। झील का दूसरा किनारा तो बहुत दूर है। हे भगवान! आह! अरे, देखो देखो, वह डूब गया। तभी कुछ सैनिक खुशी से चिल्ला पड़े। नहीं, हो सकता है वह गोता लगाकर हम सबको धोखा दे रहा हो, ताकि हम उसे डूबा हुआ समझकर लौट जाएं। तो ठीक है, हम कुछ देर रुककर उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद, इतनी देर कोई जल में गोता नहीं लगा सकता। अवश्य ही वह डूब गया है। हाँ, अब हमें लौटकर राजकुमारी को राजकुमार के डूब जाने की सूचना देनी चाहिए। और सैनिक वापस लौट गए। उधर झील में राजकुमार अभिजीत डूबता चला जा रहा था। हे भगवान, यह झील कितनी गहरी है। इतनी देर से मैं डूबता जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी देर तक वह झील में डूबता चला गया। अचानक एक द्वार देखकर वह चौंक पड़ा। ओह! इस झील में यह द्वार कैसा है? कोई अदृश्य शक्ति अभिजीत को उस द्वार की ओर खींचकर ले गई। अरे, यह मैं कहाँ आ गया? लगता है वह कोई विचित्र नगर है। सारा जल भी अपने आप अदृश्य हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।